तो आज की मेजर हेडलाइन है कि इंडियन स्टील सेक्टर सीबैम यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स जो देना पड़ेगा यूरोप में भेजने के लिए कुछ भी चीज़ें रिगार्डिंग कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, उनको लेकर स्पेसिफिकली अब एक न्यूज़ आई है, उनको डिस्कस करेंगे। एंड स्ट्रिक्टर चेक्स रखने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड्स को लेकर बात की है सुप्रीम कोर्ट ने। एंड आरबीआई ने स्पेसिफिक अब गाइडलाइंस जो हैं बैंक्स को दी हैं फॉर एमएसएमई सेक्टर। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड 10th फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो पहली न्यूज आपकी कह रही है कि नई स्पीशीज ऑफ ड्रैगन फ्लाइज जो है वो डिस्कवर की गई है केरला की रबर प्लांटेशंस में। तो अब पहले क्या था, बस मैं आपको यहाँ पर कहानी बता रही हूँ कि इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था समवॉट इन द ईयर ऑफ 2013 केरला के अंदर। बट यही माना जा रहा था कि एक स्पेसिफिक जीनस तो सेम है यहाँ पर, बट जो स्पीशीज है दे आर समवॉट डिफरेंट ऑफ व्हाट द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज आर। मतलब पहले हमें ऐसे लग रहा था कि किसी और स्पीशीज के पार्ट के अंदर ही कवर की जाएंगी, बट लेटर ऑन डिस्टिंग्विश तरीके से जब इनको एग्जामिनेशन की गई विद माइक्रोस्कोप एंड मल्टीपल तरीकों से यहाँ पर देखा गया कि एक जो आप कह सकते हो नई स्पीशीज की तरह हम इसको यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो पुरानी स्पीशीज के हिसाब से इसको लायरोथेमिस एसीगैस्ट्रा की तरह माना जा रहा था, बट अभी इसका नाम है, जीनस तो सेम है क्योंकि ड्रैगन फ्लाइज हैं, तो इसका अब अलग से ही एक स्पीशीज दैट इज कैरलेनेसिस। तो कैरलेनेसिस जो है ये केरला वर्ड से आया है, ठीक है। तो कैरलेनेसिस क्योंकि केरला के अंदर है। अर्लियर दे वर बिलीव्ड कि एक्चुअली में कि आप ये जो ड्रैगन फ्लाइज हैं समवॉट ये अब ईस्टर्न रीजन से नॉर्थ ईस्टर्न वाली जगहों से था, बट अभी ये अगेन ही माना जा रहा है वेस्टर्न घाट्स एंड रिलेटेड केरला वाले रीजन के अंदर ये एंडेमिक स्पीशीज है जो कि अपने आप में ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हुए भी अब एक नई स्पीशीज का डिस्कवर होना एक अच्छी चीज है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में एक डायरेक्ट मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल डिफरेंस तो है ही है। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दी, जैसे आपको इमेज नजर आ रही होगी तो आपको ये रेड स्ट्राइप्स रेड कलर नजर आ रहा होगा, दिस इज अ मेल, ठीक है। फीमेल के केस में यूनिक चीज है ये कि जो आपको रेड कलर दिख रहा है ये अब क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये बेसिक सा डिफरेंस है जो यहाँ पर देखने में आया। बाकी देन सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन आल्सो डिपेक्ट्स कि एक्चुअली में एक नई स्पीशीज है, इसका क्या नाम रखा गया है, लायरोथेमिस कैरलेनेसिस, ठीक है। सिंपल सा ये वर्ड है, इसको इसी तरीके से याद रखना, ठीक है। बाकी और तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। मेजरली यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्स्ट ईयर के अंदर ये लार्वल स्टेज के ऊपर ही होते हैं, जो कि मोस्टली ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज जो है वो फर्स्ट ईयर एक्वेटिक मोस्ट ऑफ द टाइम अपने लाइफ टाइम में एक्वेटिक ही रहते हैं, ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर ऑल्सो। उसके बाद से आप देखोगे कि जो ड्रैगन फ्लाइज है मोस्टली एक्वेटिक होने के बाद में दे डेवलप विंग्स लार्वल स्टेज कंप्लीट होने के बाद से, एंड it goes on the life cycle of the damsel flies as well as of the you can say dragonflies. So पहला आपको क्वेश्चन क्या है, consider the following: dragonflies serve as bio indicators of ecosystem health. Second, dragonflies belong to order Odonta, ठीक है। अब which of the statements above is or are correct? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। यहाँ पर जो अब आपको ऑर्डर, यहाँ पर कभी भी डैमसेल फ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाइज का पूछा जाए तो ऑडोनाटा जो है इनका क्या है, अब इनकी ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद हमारे पास स्पीशीज आती हैं, है ना। तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि लार्वल स्टेज में एंड बायो इंडिकेटर्स इसीलिए इनको माना जाता है कि ये फ्रेश वाटर के अंदर यहाँ पर लार्वल स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर द पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया अगर पहले ज्यादा हुआ करती होगी ड्रैगन फ्लाइज की, तो इन दैट सिचुएशन अगर वहाँ पे जो नेचुरल वाटर या फ्रेश वाटर है उसकी कंटामिनेशन होनी शुरू हो गई, ठीक है, या किसी भी तरीके से पोल्यूटेंट्स एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उनकी जो पॉपुलेशन है ड्रास्टिकली कम हो जाती है। इसलिए इनको अब क्या बायो इंडिकेटर्स की तरह अभी माना जाता है कि फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी हमें पता लगती है ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज जितने पॉपुलेशन में एक जगह पे एग्जिस्ट करती हैं। आई होप द आंसर इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आपकी न्यूज क्या कहती है, 25% इथेनॉल ब्लेंड फ्लेक्स फ्यूल कैन एड्रेस ओवर कैपेसिटी। तो अब इथेनॉल ब्लेंड 25% लेकर आने पे बात की जा रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है, E20 चल रहा है अभी, ठीक है, 20% ब्लेंडिंग हो रही है इथेनॉल की, बट अभी के केस में अगर आप देखोगे 25% लेकर जाने की इसको बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कंट्री के अंदर डिमांड है विद रिस्पेक्ट टू यू कैन से पेट्रोलियम, ठीक है, एंड रिलेटेड सेक्टर्स वो बहुत ज्यादा है। डिमांड को कंप्लीट यहाँ पर करने से पहले इवन कि हम आत्मनिर्भर भारत की यहाँ पे बात करते हैं, एंड साथ के साथ हम डेवलपमेंट की भी बात करते रहते हैं कि हमें फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स या डिफरेंट बायोफ्यूल व्हीकल्स जो है उनके ऊपर ज्यादा अब डिपेंडेंसी दिखानी चाहिए, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, एंड जो कार्बन फुटप्रिंट है अपना कम करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो इसी ओवर कैपेसिटी को यहाँ पर हैंडल करने के लिए सरकार जो है मे भी प्लान कर रही है कि 25% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो हो, एंड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जो हैं वो अब आगे उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होते हैं, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स है कि फ्लेक्सिबल तरीके से फ्यूल्स आप यूज कर सकते हो, एंड स्पेसिफिकली अगर हम
अभी क्वेश्चन के थ्रू भी चीजें समझते हैं, ठीक है, मैं और आपको यहाँ पर बता सकती हूँ। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बायोफ्यूल व्हीकल्स। सेकंड, द मोस्ट कॉमन कमर्शियली अवेलेबल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल इन द वर्ल्ड मार्केट इज इथेनॉल फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज और आर करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो अब देखो, एक होता है बायोफ्यूल की बात नहीं हो रही है, बायोफ्यूल व्हीकल्स की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, एंड दूसरी है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। दोनों के बीच का एक मेजर डिफरेंस यही है, बायोफ्यूल मतलब दो तरह के फ्यूल्स, मतलब दो अलग तरह के टैंक्स यूज किए जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि सीएनजी वाली गाड़ियां हैं फॉर एग्जांपल, तो उनमें पेट्रोल का टैंक अलग होता है, सीएनजी के टैंक की फिक्सिंग अलग होती है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में क्या होता है कि हमारा जो गैसोलीन है या पेट्रोल है उसके साथ ही मिक्स करके हम क्या करते हैं, इथेनॉल की ब्लेंडिंग करते हैं अभी मेजरली, है ना। तो ये दो डिफरेंट तरह के व्हीकल्स हैं, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इनटू दिस, ठीक है। बायोफ्यूल एंड फ्लेक्स फ्यूल के बीच का ये मेजर डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। एंड मोस्ट रेडिली अवेलेबल जो अभी तक मार्केट में जिसके ऊपर रिसर्च हुई है, ब्राजील is leading with the with the flex fuel kind of vehicles, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो आप कह सकते हो कि फ्लेक्स फ्यूल होता है, ये अब इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है with several indicators also, कि जो आप कह सकते हो कि आपकी में भी गाड़ी की माइलेज तो कम करता है, बट अब कार्बन फुटप्रिंट अगेन उसका कम है, व्हीकलर एमिशन रेट जो है इसका कम है, करोजन रेट ऑल द वे मोर ज्यादा है, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज ये भी मानकर आप चलिए। नेक्स्ट आपकी न्यूज कह रही है, इंडिया टू सपोर्ट स्टील एक्सपोर्ट्स हिट बाय यूरोप्स कार्बन टैक्स। तो सीबैम की यहाँ पे बात की जा रही है, सीबैम सिंस अब हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ है, पार्लियामेंट के द्वारा 27 जो नेशंस है यूरोपियन यूनियन, उनके द्वारा भी इसको फाइनलाइज किया जाना है, ठीक है। बट फिर भी अभी इंडिया जो है इसी चीज की गुहार लगाने की कोशिश में थी कि इवन सीबैम जो है इसके ऊपर भी कुछ रिबेट मिल सके एफटीए के अंडर, जो कि अभी बातचीत चल रही थी, बट फाइनल डिसीजन आ चुका है इस चीज को लेकर कि एफटीए के अंडर आल्सो सीबैम जो है वो कवर नहीं होगा, तो देना ही पड़ेगा आपको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स जो आपका बनता है, ठीक है। सो उसी के बेसिस पे अब जो स्टील इंडस्ट्री जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो कि कार्बन एमिशंस करती है, तो पर टन के बेसिस पे कितनी पेमेंट यहाँ पर हो सकती है ना। वेराज अगर हम यहाँ पर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज की, वो कैसे पॉसिबल हो पाएगी इन 27 नेशंस के अंदर अगर सीबैम एग्जिस्ट करता है। सो हियर द गवर्नमेंट कम्स इनटू पिक्चर एंड यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि स्टील इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए मे बी वायबिलिटी गैप फंडिंग हो सके। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है कि जो खर्चा कुछ सर्टेन अमाउंट बेस प्राइस सेट हो जाता है इंडस्ट्री के लिए एंड जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट, तो यहाँ पर गवर्नमेंट में भी माइट स्टेप इन, ठीक है। एंड इसी वजह से क्या फायदा हो सकता है कि जो सीबैम है उसके इंपैक्ट जो है डायरेक्टली इतना स्टील इंडस्ट्री पे नहीं पड़ेगा एंड हमारी जो सेक्टर है वो ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। तो इसका ये एक बेसिक सी बात थी। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, इंडिया हैज सरपास्ड चाइना and is the world's second largest producer of crude steel. Second, steel industry now contributes about 2% of India's GDP. Which of the statements above is or are correct? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। इंडिया ने सरपास नहीं किया है चाइना को। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पहले कौन हुआ करता था? जापान हुआ करता था, ठीक है। जापान को अब यहाँ पर इंडिया ने ओवरकम किया है, सरपास किया है, ओवरकम भी किया, सरपास किया है। एंड सेकंड लार्जेस्ट आप कह सकते हो प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, ऑफ क्रूड स्टील यहाँ पे बात हो रही है, नॉट ओवरऑल स्टील सेक्टर, क्रूड स्टील की यहाँ पे बात की जा रही है। तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया बन चुका है एंड स्टील इंडस्ट्री जो है 2% ऑफ इंडिया जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है विद अ 7% ईयर ऑन ईयर रिटर्न, ठीक है। 7% ये धीरे धीरे सेक्टर हमारा हर साल ईयर ऑन ईयर से ग्रो कर रहा है। इस साल की भी हमने न्यूज देखी थी 7.3 या 4 आई गेस था, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारी जो इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देन अनीमिया ब्लड डिसऑर्डर्स कैन डिस्टॉर्ट डायबिटीज टेस्ट HbA1c रिजल्ट स्टेज स्टडीज। तो स्टडीज के अकॉर्डिंगली यही चीज बोली गई है कि HbA1c जो अब हम लास्ट 2 से 3 मंथ्स का आपका जो एवरेज ब्लड शुगर लेवल आपको बताता है, वो यही चीज जो है या जो आप कह सकते हो जो लेवल्स उसके सेट किए गए हैं इंटरनेशनल तरीके से, वो सही नहीं है, ठीक है। यानी कि जो मेजर यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं डेवलप्ड नेशंस के द्वारा किए जाते हैं, वो क्या करते हैं, एक लिमिट इंटरनेशनल लेवल पे वो सेट हो जाती है एंड वही थ्रू आउट द वर्ल्ड यहाँ पर होती है। बट स्टडीज ने ये चीज बताया कि लाइक कंट्रीज जो कि इंडियन नेशंस हैं, अफ्रीकन नेशंस हैं, जहां पर अभी भी ऐसी ब्लड डिसऑर्डर्स लाइक अनीमिया बहुत कॉमन है। अब अनीमिया जो है अगर एग्जिस्ट करेगा, ब्लड शुगर लेवल जो है उसका जो रिजल्ट है वो फ्लक्चुएटिंग आएगा, क्योंकि अब ब्लड शुगर किस चीज को बेसिकली अगर आप कहते हो, ठीक है, कि जितना ज्यादा अब अनीमिया के केस में अगर आप देखो HB, ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है अनीमिया में जनरली, या ब्लड की डेफिशिएंसी होती है। तो आयरन की या HB की जब डेफिशिएंसी होती है ना पर्टिकुलर केस, एंड ब्लड शुगर लेवल को हम कैसे इसके साथ डिटेक्ट करते हैं कि जितना आपके HB के साथ जो कि एक प्रोटीन है,
है ना, उसके साथ कितना बाइंड कर सकता है हमारा बॉडी का ग्लूकोज, यानी कि जो ब्लड शुगर लेवल है, जितना ज्यादा बाइंड करेगा उतना ज्यादा आपकी हाई लेवल ऑफ शुगर इन योर बॉडी होगी, है ना। तो जहां पर अनीमिया एग्जिस्ट करता है वहां पे ऑटोमेटिकली HB इन अ ब्लड विल बी लो। अब HB लो होगा तो ऑब्वियसली बात है HbA1c जो रिजल्ट है वो ऑब्वियसली यहाँ पर डैम्पर होगा। तो यही सेम चीज आपकी ये रिपोर्ट बताती है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज के जो टेस्ट हैं वो यहाँ पर अनीमिया या ब्लड डिसऑर्डर्स को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। तो जो इंटरनेशनली यहाँ पर लेड स्टैंडर्ड्स हैं दे डू नॉट अप्लाई इफेक्टिवली टू ऑल द कंट्रीज। तो यही चीज बेसिकली आपको बताई गई है। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है द टोटल नंबर, अच्छा हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग एज पर इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन। तो इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीजें हैं कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद डायबिटीज इज प्रोजेक्टेड टू राइज बाय टू 853 मिलियन बाय 2050। सेकेंड चीज बोली जा रही है ओवर 4 in 5 adults with diabetes live in high income countries. Which of the statements above are correct? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है क्योंकि सिंस ये अब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, उन्होंने बोला हाई इनकम नहीं, मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज के अंदर जनरली 81% ऑफ द पीपल विल लिव इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जिनको डायबिटीज यहाँ पर आने वाले टाइम में डिटेक्ट होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 589 मिलियन एडल्ट्स, ठीक है, दे विल बी लिविंग इन यू कैन से डायबिटीज एंड टोटल आपको ये 853 मिलियन पीपल जो है बाय 2050 डायबिटिक होंगे, ये आपकी रिपोर्ट कहती है। देन इंडिया और ग्रीस जो है उन्होंने अपना क्या किया है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को 5 साल का एक रोड मैप जो यहाँ पर तैयार हुआ है, तो एक तरह से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की साइन हुआ है इस चीज को लेकर। तो इंडिया और ग्रीस जो अपने डिफेंस स्टाइल्स को भी यहाँ पर स्ट्रेंथन करेगा एंड इससे क्या होगा कि मिलिट्री कोऑपरेशन है, ठीक है, तो इसको बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान फॉर 2026 का नाम दिया गया है। मिलिट्री एंगेजमेंट किस तरीके से हो सकते हैं, दोनों कंट्रीज जो है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ यहाँ पर चल रही हैं। सो एज अ रिजल्ट अब ग्रीस क्या करने वाला है, डिप्लॉय करने वाला है ग्रीक इंटरनेशनल लिएजन ऑफिस फॉर इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, कहाँ पे, इंडिया वाले रीजन के अंदर, ओशन इंडियन ओशन रीजन के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कहां पर, गुरुग्राम के अंदर एक ऑफिस यहां पर बनाया जाने वाला है। एंड नेशनल वॉर मेमोरियल यहां पर अब वो गए स्पेसिफिकली, अगर आप देखो डिफेंस मिनिस्टर जो है वो ग्रीक काउंटर पार्ट, यानी कि अब आप कह सकते हो ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर से यहां पर मिले, तो वो भी अब उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल में आप कह सकते हो कि उन्होंने जब उनकी विजिट थी उन्होंने भी होमेज वहां पे किया। बट कहने का ये मतलब है इंडिया और ग्रीस के रिलेशनशिप अब बेटर यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं एंड गुरुग्राम के अंदर एक रिस्पेक्टिव जो इंस्टीट्यूट है उसको भी अकॉर्डिंगली खोला जाना है। देन मूडीज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया जीडीपी टू ग्रो 6.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2027। तो डिफरेंट रेटिंग्स यहाँ पर दी जाती हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि वर्ल्ड बैंक जो है अपनी यहाँ पे अलग डिपिक्शन देता है, देन IMF अपनी अलग डिपिक्शन देता है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कुछ से स्टार्ट्स को यहाँ पर बताती है, ठीक है। तो वो सारी चीजों के अकॉर्डिंगली अब इंडिया की जीडीपी की प्रोजेक्शन मूडीज की वजह से या मूडीज की जो रिपोर्ट है उनके अकॉर्डिंगली 6.4% रहेगी इन फाइनेंशियल ईयर 2027, ठीक है। तो आपकी रिपोर्ट बता रही है इसके पीछे का रीजन क्या है कि इंडिया की जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है और रेजिलिएंट रही है, थ्रू आउट द टाइम बेटर होती रही है एंड कुछ जो स्ट्रेस यहाँ पर नजर आ रहा था MSME सेक्टर के अंदर, उसके बावजूद भी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो होती हुई नजर आ रही है क्योंकि बैंक्स के पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं, जो अगर लॉसेस भी होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी होते हैं, तो इंडिया इजीली उसको कवर कर सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर की रेजिलियंस यहाँ पर बताई जा रही है। नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर्स जो है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जब हम ओवरऑल बात करें उनके ऊपर भी जो डिपेंडेंसी है इंडिया की जो बैंकिंग सिस्टम की वो कम है, तो हम डेट को इजीली यहाँ पर कर सकते हैं अब्सॉर्ब, ठीक है। देन आपकी क्या बात की जा रही है, रिच कल्चर एंड हेरिटेज नॉट एक्सप्लोसिव आर बस्तर्स ट्रू आइडेंटिटी। तो ये ना इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी हम बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की यहाँ पर बात की गई थी, है ना, जो कि फाइनली सक्सेसफुल भी हो चुकी है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर अमित शाह जी ने यही स्टेटमेंट दी है कि बस्तर वाला रीजन जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, जो कि नक्सलिज्म से इतना ज्यादा प्रभावित था, अब उसको नक्सल फ्री कर दिया गया है एंड नक्सल फ्री अगर वो हो गया है तो अब यहाँ पर जो बच्चियां हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनका यहाँ पर आप कह सकते हो ब्रेन वॉश किया जा रहा है ना, कि उनका फ्यूचर इज एट स्टेक, तो उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, उनको स्पेसिफिक या कह सकते हो सेंटर्स जो है उनके लिए स्टैब्लिश किए जाएंगे, उनको रिफॉर्म करने की यहाँ पे बात की जाएगी कि उनका जो कल्चर है स्पेसिफिकली जो बस्तर वाले रीजन है उनका कल्चर, उनकी हेरिटेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि अब जो भी नक्सलाइट्स थे या नक्सलिज्म से एसोसिएटेड थे एंड वो खुद से सामने अगर आ जाते हैं, इफ दे ड्रॉप देयर वेपन्स द गवर्नमेंट इज रेडी टू यू कैन से फॉरगो देयर चार्जेस। तो यहाँ पर उन्होंने इतना तक कह दिया है कि आगे से आपका जो रिच कल्चर एंड हेरिटेज आपकी पहचान होनी चाहिए, बंदूकें नहीं। देन सुप्रीम कोर्ट टेल्स RBI टू ब्रिंग इन स्ट्रिक्टर चेक्स टू स्टॉप ऑनलाइन फ्रॉड्स। तो अभी केस जो आता है RBI के सामने, तो एक पेंशनर है, उनके अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो विड्रॉ कर लिए गए, ठीक है, वेराज उनकी जो विड्रॉल लिमिट थी वो इतनी थी भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक्स को सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली या RBI को भी इतनी चीज पे लताड़ा है, बोला गया है उनके द्वारा कि जो
इंडिया का बैंकिंग सेक्टर है ना, वो अब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की बात करता है, तो वो कंपनीज की प्रॉफिट की यहाँ पे बात करता है, वेरएज के सीमलेस सर्विसेज एंड एवरीथिंग है ना, कि कभी भी आप उसको पैसे को जितने मर्जी अमाउंट में निकाल सकते हो। बट उन्होंने बोला कि चेक कहाँ से रखोगे आप चीजों को लेकर, है ना। ये ऑनलाइन फ्रॉड्स के अकॉर्डिंगली सॉरी, ऑनलाइन फ्रॉड्स के अकॉर्डिंगली जितना भी हम सिचुएशन को यहाँ पर देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमारा जो पैसा है वो निकलता ही जा रहा है ना, हमारा भी क्या, हमारे देश के लोगों का पैसा यहाँ पर निकलता जा रहा है कि आप उस चीज पे क्या कर रहे हो, कि सीमलेस आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इजीली मनी ट्रांसफर किया जा सकता है, वो सारी चीजें अगर आप प्रोवाइड करके दे रहे हो, सो इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक्स कि आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करके या बैलेंस शीट्स को यहाँ पर दिखा रहे हो। बट उसके अलावा जो कंज्यूमर है जिसकी अब लिमिट ही 10,000 रुपए की थी, एंड मोर ओवर पेंशनर है ना, तो इतना ज्यादा पैसा जो है इसको आप कैसे अकाउंट से बिना किसी काइंड ऑफ यू कैन से के वेरिफिकेशन अलाउ कर सकते हो। तो उन्होंने यहाँ पे इसी चीज के बारे में बोला है कि कुछ गाइडलाइन जो इशू की गई थी उसके कॉन्टेक्स्ट में जो पैसा यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड्स के अकॉर्डिंगली निकाला जा रहा है, उस पर हिदायतें जो आपको दी गई हैं उसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, पुराने केस का उन्होंने यहाँ पर रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसी के अकॉर्डिंगली अब उन्होंने क्या बोला है कि आपको डील करना है, नॉर्म्स को ले डाउन करना है, एंड उन्हीं के अकॉर्डिंगली यहाँ पर काम करना पड़ेगा आपको कि ऑनलाइन फ्रॉड्स को किस तरीके से मिनिमलाइज किया जा सके, क्योंकि अप्रैल 2021 से लेकर नवंबर 2025 ये 4 या 5 साल का जो डेटा है वो आपको क्या कहता है कि अप्रोक्सीमेटली 53,000 करोड़ रुपीस जो है वो बैंक फ्रॉड्स की वजह से यहाँ पर पैसा निकला है। तो उसमें क्या किया जा रहा है बैंक्स के द्वारा, है ना, क्या रिड्रेसल आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, तो रिड्रेसल की जरूरत ही ना पड़े उससे पहले आप अपने वेरिफिकेशन सिस्टम को, इंक्रिप्शन सिस्टम को थोड़ा और बेटर कीजिए, है ना। तो ये चीज के बारे में यहाँ पर बोला गया है। देन वर्कर्स एम्प्लॉयर्स फाउंड लेबर कोड्स फॉरवर्ड लुकिंग, तो यहाँ पर यूनियन लेबर मिनिस्ट्री की रिसर्च आर्म जो है, यहाँ पर उनका क्या नाम है, नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, उन्होंने बोला कि 4 लेबर कोड्स जो है अभी रिसेंटली अप्लाई भी मतलब आप कह सकते हो कि पार्लियामेंट के अंदर टेबल किए गए थे, पास भी हो गए हैं, तो चारों जो लेबर कोड्स हैं वो अभी फरवरी के अंदर एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एसोसिएटेड विद दिस लेबर कोड दे आर हैप्पी विद इट, ठीक है। उन्होंने बोला सर्वे किया गया एंड द वर्कर्स एंड वर्किंग कंडीशंस जो है इससे ओवर टाइम यहाँ पर इंप्रूव होने के चांसेस हैं। अब जैसे नाइट शिफ्ट का प्रावधान है एंड 48 आवर्स वीक की बात यहाँ पर की गई है, आपको काम करना है, मल्टीपल ऐसे प्रावधान जो इन लेबर कोड्स के अंदर दिए गए उन्होंने बोला है, एंड इवन गिग इकोनॉमी जो है इसको और ज्यादा रिकॉग्नाइज यहाँ पर करने की बात की जा रही है। तो यही चीज के ऊपर यही बात कही गई है कि स्पेसिफिकली जो हमारा लेबर कोड्स है उनको सारी इंडस्ट्री जो है वो वेलकम कर रही है। तो वैसे बहुत सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने स्ट्राइक भी यहाँ पर कॉल की थी इस चीज को लेकर फरवरी 12 को, बट उसके ऊपर अब डिसीजन इतना मैटर नहीं करता है सेंस, है ना। तो अगर जो सर्वेज हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर मैच हो रही है चीजें तो मोस्ट प्रोबेबली द स्ट्राइक विल नॉट बी सक्सेसफुल इन दैट केस, है ना। बट अभी के लिए जो लेबर है वो सर्वे है जो यही कह रहा है कि लेबर कोड जो है दे आर रेडीली एक्सेप्टेबल बाय द इंडस्ट्री एज अ होल। देन मिस्ट्री डजंट रिफ्यूट यूएस क्लेम्स सेज नेशनल इंटरेस्ट गाइड टू ऑयल इंपोर्ट, ठीक है। तो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के विक्रम मिस्री, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि इंडिया जो है वो किसी भी इंटरनेशनल आप कह सकते हो बर्डन की वजह से या इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट को नहीं लूज करेगा, ठीक है, कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है नेशनल इंटरेस्ट के साथ अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग भी होंगे तो हमारी प्रायोरिटी नेशनल इंटरेस्ट होगी, एंड दिस वाज स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि यूएसए के द्वारा हमारे ऊपर जो सैंक्शंस, स्पेसिफिकली ये चीज बोली गई, यूएसए के साथ हमारे जो फ्यूल से लेकर डाइवर्सिफिकेशन है वो शुरू किया गया। तो अब उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये चीज नहीं बोली कि 25% से 18% वाली स्लैब में हमारे ऊपर जो टैक्सेस है, टैरिफ्स है, यूएसए ने कम कर दिए हैं, डिड नॉट कमेंट ऑन दैट, बट द बेसिक सेइंग वाज कि यही चीज को अगर आप कंसिडर करके चल रहे हो, या यूएसए इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग यही है ना कि अगर आप इस चीज को कंसिडर करके चल रहे हो कि इंडिया जो है इंटरनेशनल प्रेशर के थ्रू जहां पर मान जाएगा चीजों को लेकर, बट वो ऐसी चीज नहीं होगी। उन्होंने बोला कि रशियन ऑयल के ऊपर हमारी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जिसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड 30 मंथ्स लो के ऊपर यहाँ पर हमारा डेटा जा चुका है। आप भी चेक कर सकते हो कि दिसंबर 2025 के अंदर हमारे साथ जो रशियन ऑयल का इंपोर्ट था वो कम हो गया, कि अब नीड ऑफ द आवर इज नॉट कि आप एक सिंगल कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहिए, मल्टीपल सोर्सेज या डाइवर्सिफिकेशन या ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव्स आपको यहाँ पर ढूंढने की जरूरत है। एंड उसी ऑल्टरनेटिव से क्या होता है कि जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब नहीं होती है, आपकी कंट्री की डिमांड जो है वो फुलफिल होती रहती है, एंड इंटरनेशनल प्राइसेस का इंपैक्ट भी इतना ज्यादा आपके ऊपर नहीं होता है। कहने का मतलब एक स्पेसिफिक रीजन, जैसे सपोज कीजिए रशिया के कॉन्टेक्स्ट में, वेनेजुएला या ईरान के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की डिपेंडेंसी जो है 2015, 19 से अभी 2024 से लेकर 26 के बीच में जो फियास्को चल रहा है ना, एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर जब डिपेंडेंस ज्यादा हो जाती है, सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हो जाती है, एंड उसी वजह से सैंक्शन अगर कोई और कंट्री लगा देता है तो उसके बाद क्या होता है कि यही बोला जाता है कि आपको अपनी डिपेंडेंस जो है वो कम करनी पड़ेगी, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला डाइवर्सिफिकेशन हैज बीन द नीड ऑफ द आवर, 2015 से ही चल रहा है, 11 साल हो चुके हैं, तो वही डाइवर्सिफिकेशन
को अभी इंपॉर्टेंट है लेकर आना, बट उन्होंने ये नहीं बोला कि इंडिया के रशिया से जो इंडिया है वो अब आप कह सकते हो कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना बिल्कुल ही बंद कर देगा, ठीक है। वो चीज के ऊपर भी उन्होंने ये चीज बोली है कि हम कम जरूर कर रहे हैं अपनी डिपेंडेंस, बट इतनी भी कम नहीं करेंगे यहाँ पर कि हमारा बिल्कुल रिलेशन इंडिया और रशिया का खराब हो सके, ठीक है। देन आरबीआई टेल्स बैंक नॉट टू इंसिस्ट ऑन कोलैटरल फॉर लोन्स टू एमएसएमई। अब एमएसएमई सेक्टर को लेकर इनिशियली जो आप कह सकते हो कि लोन्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, लोन्स या क्रेडिट फैसिलिटी एमएसएमई सेक्टर को थोड़ा इजीली मिल सके, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मेजर रोल यही रहता है, गाइडलाइंस जो है वो भी इसी के बारे में बात करती हैं। तो आरबीआई ने भी बोला है बैंक्स को कि हमारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ना विद रिस्पेक्ट टू एमएसएमई सेक्टर आल्सो दे हैव इंप्रूव्ड ग्रेजुअली, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर जो है वो कम होता जा रहा है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो अगर कम होते जा रहे हैं, तो उससे क्या फायदा है कि बैंक्स जो है वो बेटर होंगे, स्ट्रांग होंगे, ठीक है। उनके बहुत अच्छे ऐसे रिलेशंस बन सकते हैं विद दोज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पीपल और कंपनीज, इवन क्रेडिट स्कोर की ऑन अ इंडिविजुअल लेवल अगर मैं बात करूं वो बेटर होता जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है उस पर्टिकुलर बैंक के साथ या डिफरेंट बैंक्स के साथ, एक एमएसएमई सेक्टर का भी या इवन एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो। तो क्रेडिट जो है फैसिलिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी उन्होंने बोला। तो एमएसएमई सेक्टर में बोला है कि 25 लाख तक का, जैसे मेजर जो है 20 लाख तक की जो लिमिट है कोलैटरल फ्री आप अलाउ कर सकते हो। आरबीआई ने पहले ये चीज बोली, उन्होंने बोला एक्सट्रीम केसेस एज पर द पॉलिसीज ऑफ द बैंक्स आल्सो उसको 25 लाख तक भी किया जा सकता है, ठीक है। कि अब यहाँ पर ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर एमएसएमई सेक्टर या डिफरेंट सेक्टर्स जो है वो गोल्ड को एज अ कोलैटरल रखते हैं। तो अगर गोल्ड को एज अ कोलैटरल रखना मैंडेटरी होगा एज पर द बैंक्स गाइडलाइंस, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा कि आपको कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज 20 से 25 लाख के लोन तक के लिए एमएसएमई सेक्टर को कोलैटरल अब नहीं देना पड़ेगा, बट क्या है आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए एज एन एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। बट गोल्ड की जहां पर कोलैटरल की रिक्वायरमेंट है एज पर द पॉलिसीज ऑफ द बैंक्स, वहां पर उस चीज को इस पे एग्जेम्प्ट किया गया है कि 20 से 25 लाख रुपए तक की अगर आपको कोलैटरल की रिक्वायरमेंट है इन द केस ऑफ द सिचुएशन जहां पर गोल्ड को एज अ कोलैटरल रखा जा सकता है, डिफरेंट अदर केसेस आल्सो, तो इस सिचुएशन के अंदर उसको यहां पर अलाउ किया जा सकता है कि कोलैटरल आप अगर गोल्ड को रखना चाहते हो तो कर रख सकते हो, अदरवाइज इन जेन्युइन केसेस आल्सो, ठीक है। तो 20 से 25 लाख तक का लोन जो है वो कोलैटरल फ्री दिया जा सकता है। तो बेस्ट एग्जांपल यहां पे मैं आपको ये समझाना चाह रही हूं कि कोई ए कंपनी है जो कि अभी कभी प्रॉफिट में है कभी लॉस में है और एमएसएमई सेक्टर में है ना। एक बी कंपनी है जिनकी जो बैलेंस शीट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो अब इस केस में आप इजी लोन जो है वो किसको दोगे, बी को ही दोगे ना। तो कोलैटरल फ्री जो है आप 20 से 25 लाख रुपए अगर रिक्वायरमेंट है तो बी जो कंपनी है उसको दे सकते हो। एक ही कंपनी की सिचुएशन में आप मांग सकते हो गोल्ड को एज अ कोलैटरल, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट है कि एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट सरकार को देना ही है, यहाँ पर आरबीआई उसी के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। बट यहाँ पर अगर ए को लोन लेना है तो उनको कोलैटरल यहाँ पर थोड़ा बहुत देना ही पड़ेगा, तो उस चीज को यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया जाएगा, ठीक है। कि डिपेंड्स अपॉन कि आपकी बैलेंस शीट्स कितनी स्ट्रांग है, क्या आपका रिलेशन है, क्या आपकी हिस्ट्री पेमेंट्स की रही है, उसके अकॉर्डिंगली चीजें डेवलप होंगी। तो आज की हमारी यही न्यूज थी। For UPSC foundation batches for 2026 and 2027 we have an availability for you and different batches जो है वो already if you're not interested in you can say foundation batches also, तो आप different तरह की जैसे टेस्ट सीरीज हैं and बहुत सारे ऐसे batches हैं जिससे जुड़ सकते हैं यूपीएससी की तैयारी के अंदर स्लीपी के साथ। एंड सेम गोज फॉर यू कैन से द स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। हरियाणा के अंदर हमारे जो बैचेस है वो अवेलेबल है, उत्तर प्रदेश के लिए अवेलेबल है, बिहार के लिए अवेलेबल है, यूपी के लिए अवेलेबल है, पंजाब के लिए अवेलेबल है। तो डिफरेंट सेट ऑफ स्टेट्स आर अवेलेबल जहां पे अगर आप चाहो तो आप भी स्लीपी फैमिली का पार्ट बन सकते हो। एंड कोई भी कोर्स की अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-8903-043 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है। उसके अलावा भी अगर आप कोर्सेज को चेकआउट करना चाहते हैं खुद से तो www.sleepyclasses.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।